अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम कोनिकल पेंडुलम के बारे में देखेंगे। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। बच्चों ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे बैंकिंग ऑफ रोड पुराना लिया था मैं, उसी तरह से ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये टॉपिक बहुत ही ईजी है, थोड़ा सा अगर संजीदगी से सीरियसली अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बच्चों ये जो कोनिकल पेंडुलम है, कोनिकल पेंडुलम में हमने शायद आपको याद होगा 10वीं में आपने सिंपल पेंडुलम पढ़ा था, सादा रखास। वैसे कोनिकल पेंडुलम को मखरूती रखास कहते हैं। अब ये जो होता है बच्चों सिंपल पेंडुलम क्या रहता है बच्चों, आपको याद होगा सिंपल पेंडुलम में घड़ी का कांटा अगर आप देखेंगे तो घड़ी का कांटा पेंडुलम हलते हुआ दिखेगा आपको, वो भी एक पेंडुलम ही होता है। सिंपल पेंडुलम जैसे एक मान लो ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग को मैंने एक मास बन दिया, यानी कि कोई एक लोहे का गोला छोटा सा मैंने लिया जिसको शगोल कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं बच्चों बॉब। अब मैं इस बॉल को यहाँ से इधर लाया और इसको छोड़ देता हूँ। इसको जैसे ही छोड़ूंगा तो ये इस तरह से जाएगा, फिर वापस आएगा। तो ये इस तरह से जो मोशन कर रहा है, इस मोशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन उर्दू में कहते हैं बच्चों इर्तियाशी हरकत। तो इस तरह से ये हरकत करना शुरू करेगा। अब इसमें हमने सिंपल पेंडुलम में बच्चों टाइम पीरियड निकाला था, आपको याद होगा। टाइम पीरियड जो होता है जिसका हमने फार्मूला बताया था बच्चों, T = 2π√L/G। ये जो टाइम पीरियड हमने निकाला, टाइम पीरियड किसको कहते हैं बच्चों इसमें, कि अगर मैं इसको इधर से लाके जब इसको छोड़ता हूँ तो ये जाकर वापस इस पोजीशन पे आता है, तो एक बार जो हरकत करता है उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड। तो बच्चों इसका फार्मूला था 2π√L/G। L क्या है बच्चों, ये जो स्ट्रिंग है इसकी लंबाई, और G ये जो बॉब है, ये जो बॉल है, ये जो मास है, अब मैं इसको मास ही बोलूँगा, आप ध्यान में रखना, ये जो मास है, ये मास का जो ग्रेविटेशन इस पर जो लग रहा है इसको हम बोलते हैं G। तो ये फार्मूला हमने प्रूव किया था। अब इसी बॉल की हम मिसाल लेते हैं, आइए इसको देखते हैं। अब बच्चों सिंपल पेंडुलम सादा रखास तो हमने देखा, तो फिर कोनिकल पेंडुलम क्या होता है। कोनिकल पेंडुलम जिसको हम कहते हैं मखरूती रखास। कोनिकल पेंडुलम का मतलब, मान लो कि अगर ये बॉब को मैं यहाँ पे ला रहा हूँ, यहाँ पे लाने के बाद इसको इस तरह से पुश करता हूँ, पुश करते ही ये क्या करेगा बच्चों, इस तरह से ऑसिलेट ना होते हुए ये क्या करेगा, इस तरह से गोल घूमना शुरू होगा। ये जो गोल घूम रहा है इस तरह से घूमेगा, इस तरह से वो गोल घूमेगा। अब ये जो गोल घूम रहा है ये किसकी शक्ल इख्तियार करेगा, जैसे कि अगर कहूँ कि भाई ये गोल जब घूमेगा तो एक कोन की शक्ल डिस्क्राइब करेगा। कोन की शक्ल का मतलब, जैसे अगर ये यहाँ पे लूँ तो ये कोन की शक्ल इख्तियार कर लेगा। कोन आपको पता है बच्चों जिसका आइसक्रीम कोन होता है, जैसा अभी फ़िलहाल खाने के लिए मनाहियत की गई है। तो आइसक्रीम कोन की मिसाल अगर ले लें, उस कोन को उल्टा कर दें तो इस तरह की शक्ल ले लेगा। अब ये जब इस तरह से शक्ल लेगा तो जाहिर है कि यहाँ पे कोई ना कोई तो एंगल बनेगा। ये एंगल जिसको मैं बोलूँगा थीटा, ठीक है। हम बच्चों यहाँ पर याद रखना कि अगर ये फिगर को अगर देखें तो ये जो हिस्सा है, अगर हम यहाँ पर खड़े होते हैं, यहाँ पे खड़े होकर इसको देखते हैं तो हम कौन से फ्रेम में आते हैं, जहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन क्या होता है, 0। आपको लेक्चर 4 मैंने बताया था, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताया था। तो यहाँ पर अगर हम इसको खड़े रहकर देखें, हमारा एक्सेलरेशन तो 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ये बॉल हमको गोल घूमते हुआ दिखेगा। लेकिन अगर फ़र्ज़ कीजिए हम यहाँ पर इस साइड पर अगर बैठें, इस हिस्से पर बैठें, जैसा आप झूले पर अगर बैठें और आप मेरी गो राउंड झूले पर अगर बैठते हैं और गोल घूमते हैं, तो आप यहाँ पर आने के बाद आप ऐसा बाहर जाने की तरफ आपका इशारा होगा, यानी कि आपका फोर्स कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। और बाहर जाएगा तो कौन सी क़ुव्वत लगेगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मरकज़ गिरीज़ क़ुव्वत। मरकज़ गिरीज़ क़ुव्वत का फार्मूला क्या था, mv²/r या mr²। लेकिन हम यहाँ पर कहाँ पर रहेंगे, बाहर ही रहकर इसको देखेंगे, जिसको हम बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर यहाँ बैठते हैं तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, ठीक है। अगर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो हमको सीडियो फोर्स कंसिडर करने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
अगर यहाँ बैठते हैं तो फोर्स हमारा बाहर जाएगा, फोर्स यहाँ बाहर जाएगा यानी हम पर कौन सा फोर्स लगेगा, सीडीओ फोर्स लगेगा यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। अब अगर यहाँ है तो हमें कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स महसूस करने की ज़रूरत, फर्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इस कोनिकल पेंडुलम में आप ज़रा गौर कीजिए, ये जो बॉल है इसका मास कहाँ आएगा बच्चों, ये मास आएगा इसका नीचे, जिसको हम किससे लिखते हैं बच्चों, mg, इसका वज़न नीचे पड़ेगा। अब इसके ऊपर जैसा मास अगर नीचे, अगर इसका वज़न नीचे पड़ रहा तो ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग इतना याद रखना आपने, ये इनएक्सटेंसिबल है यानी इसमें खिंचाव भी नहीं होगा और ये मासलेस होगा यानी इस स्ट्रिंग का कोई वज़न नहीं होगा, ऐसा फ़र्ज़ करते चलेंगे। ठीक है। अब अगर वज़न इसका नीचे पड़ रहा है तो जाहिर है कि इस स्ट्रिंग के ऊपर एक तनाव पड़ेगा। तनाव कहाँ पड़ेगा, तनाव पड़ेगा ऊपर। जैसे मान लो अगर आप कोई सामान को उठाते हैं, सामान को अगर आप उठा रहे हैं तो आप अपने खांधे की तरफ खिंचाव महसूस करेंगे, ऊपर की जानिब महसूस करेंगे। तो वैसे ही यहाँ पर भी स्ट्रिंग का तनाव कहाँ पड़ेगा, स्ट्रिंग पर टेंशन कहाँ पड़ेगा, ऊपर। तो टेंशन हम किससे ले रहे हैं बच्चों, टी से। ठीक है। अब हम जान लेते हैं पहले कि इसमें हमको निकालना क्या है। हम इसमें बच्चों निकालेंगे टाइम पीरियड। टाइम पीरियड जिसको हम लिखते हैं बच्चों टी से, टाइम पीरियड हम इसमें निकालेंगे। और दूसरा हम निकालेंगे बच्चों फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हम किससे लिखते हैं, एन से। ये हमको निकालना है। हमको फ्रीक्वेंसी का फार्मूला पता है बच्चों, फार्मूला क्या है, एन इक्वल टू 1/t। यानी कि अगर हम टाइम पीरियड निकाल लेते हैं तो फ्रीक्वेंसी तो हमको ऑटोमेटिक मिलने ही वाली है। ठीक है। अब बच्चों टाइम पीरियड निकालने के लिए अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि भाई कैसा निकालेंगे टाइम पीरियड, ओमेगा इक्वल टू 2π/t। यानी कि हमें टाइम पीरियड निकालना है तो हम ये ओमेगा निकालेंगे तो हमको यहाँ पर ये टाइम पीरियड आसानी से मिल सकता है और ये हमें जानना ज़रूरी है। जैसे ओमेगा क्या है बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी, वे रफ्तार, याद है ना आपको, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। तो इसके ऊपर एंगुलर वेलोसिटी जब लगती है, इसके ऊपर एंगुलर वेलोसिटी जब लगती है तो कौन कौन से फोर्स अप्लाई होंगे वो हमको देखना है। ठीक है। तो देख लो, ये रिजिड सपोर्ट, ठीक है, इसके बाद ये स्ट्रिंग, ये बॉब है, ठीक है, ये टेंशन टी है, ये एंगल मिला हमको थीटा, ये मास है, ये ग्रेविटेशन फोर्स है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब जैसे ये नीचे आएगा तो जाहिर है कि टेंशन ऊपर की जानिब जाएगा तो यहाँ पर एक वर्टिकल फोर्स इस पर लगेगा, वर्टिकल एक फोर्स लगेगा। अब अगर ये थीटा है तो जाहिर है कि ये भी क्या होना चाहिए, थीटा होना चाहिए। ठीक है। अब हम इसे क्या करेंगे, दो फोर्स के अंदर रिजॉल्व कर देंगे। मैंने आपको बताया था कि जब हम दो फोर्स रिजॉल्व करेंगे तो हमारा आसानी से हमको समझ में आएगा। मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, थीटा जब रहता है तो थीटा के करीब का एंगल कौन सा होता है, कॉस होता है। तो यहाँ पर हम लेंगे टी कॉस थीटा और इसके परपेंडिकुलर में एक फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं टी साइन थीटा। याद है ना बच्चों। तो इस तरह से ये फोर्स लगेगा। आपने ये अभी और कन्फ्यूजन है तो पिछले लेक्चर्स देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस पर जैसे हमने पुश किया तो ये इस तरह से गोल घूमना शुरू हुआ। हमारे पास यहाँ पे अलग अलग फोर्स लग रहे हैं, टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा। इसको टी को हमने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया। अब बच्चों यहाँ पर देखना कि यहाँ पर टाइम पीरियड भी टी से लिख रहे, टेंशन भी टी से लिख रहे, तो ये कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम टी के साथ लगाएंगे नॉट। टी नॉट का मतलब क्या बच्चे, टेंशन, और सिर्फ टी का मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। ठीक है, इसको याद रखना। चलिए डायग्राम बना लो, मैं नीचे इसकी थ्योरी लिखा रहा हूँ, कॉपी निकालो और जो मैं थ्योरी बोलूँगा वो साथ ही साथ लिखा करो। ओके, चलिए डायग्राम फिर जल्दी से पॉज करके बना लो। तो ये बच्चों इसके नाम हम लिख लेते हैं। सबसे पहले देखिए एस को कहते हैं बच्चों रिजिड सपोर्ट। चलो लिखो कॉपी में जल्दी से, रिजिड सपोर्ट जिसको हम बोलेंगे मुस्तकिम जिस्म, मुस्तकिम जिस्म। अब इसके बाद आएंगे बच्चों ये टी जिसको हम बोलेंगे टी नॉट बोल के बता रहे हैं। लिखिए टेंशन इन द स्ट्रिंग, धागे में तनाव, ये ले लेंगे एल, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, धागे की लंबाई। ठीक है,
अब बच्चों ये जो हिस्सा है ये इसको हम बताएंगे रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल सर्कल, उफ़क़ी दायरे का निस्फ उत्तर, थीटा ले लो। सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन्स, मखरूत का निस्फ उमूदी जाविया। इसके बाद आ जाएंगे mg, वेट ऑफ द बॉब, जिसको हम बोलेंगे स्फीयर, कुर्रे का वज़न। ठीक है। अब बच्चों इसकी थोड़ी सी तफसील, यानी कि इसकी थोड़ी सी हम थ्योरी ले लेते हैं। थ्योरी कैसी लिखेंगे, लिखिए, चलो लिखो, मैं बोल रहा हूँ आपको फास्ट। कंसीडर, लिखिए, कंसीडर ए बॉब ऑफ मास, कंसीडर ए बॉब ऑफ मास m revolving along a horizontal circle of radius r with velocity v. The force acting on bob, इसको a नाम देंगे, इसको p पोजीशन, on bob at position b, the force acting on bob at position b are, नंबर a डाल के लिखो नीचे, weight mg acting vertically बोलते हो नीचे की तरफ, यानी उम्मीदी डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। बी पॉइंट लिखिए, टेंशन T नॉट in upward along the string। अब नीचे लिखिए नेक्स्ट लाइन में, टेंशन ब्रैकेट में T नॉट in the string, can be resolved into two component। नीचे नंबर 1 T cos थीटा, लिखिए, T cos थीटा डैश वर्टिकली अपवर्ड, और T sin थीटा, नंबर 2 डाल के लिख रहे हैं, T sin थीटा हॉरिजॉन्टल एंड डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, ऑफ सर्कल। हो गया बच्चों। चलिए उर्दू मीडियम लिखो। फ़र्ज़ करो कि m कमियत का शगोल, जिसको हम बॉब बोलेंगे, v रफ्तार से r निस्फ़ुतर के उफ़क़ी दायरे पर हरकत कर रहा है। शगोल पर मुकाम b पर अमल करने वाली क़ुव्वतें हैं। नंबर 1 नीचे लिखो, उमूदन नीचे की जानिब अमल करने वाला वज़न mg, और दूसरा धागे पर ऊपर की जानिब तनाव T नॉट। नीचे लिखिए, तनाव T ज़ैल में तकसीम हो सकता है। नीचे नंबर 1 उमूदन ऊपर की जानिब, इसको लिखेंगे बच्चों T cos थीटा, लेकिन यूँ कि हमने इसको T नॉट बोल के बताए हैं, तो इस सभी को हम क्या बताएंगे, T नॉट cos थीटा। ठीक है। और नीचे नंबर 2 उफ़क़ी T sin थीटा जो दायरे के मरकज़ के जानिब होता है। तो ये तो होगी बच्चों इसकी थ्योरी। अब आ जाते हैं इसके थ्योरम पे। अब बच्चों यहाँ पर देखो, ये डायग्राम पर फिर से देख लो कि ये T cos थीटा, अगर फ़र्ज़ करो T cos थीटा, अगर इसको देखें तो इसको बैलेंस कौन कर रहा, mg। कौन बैलेंस कर रहा, mg।
तो यहाँ पर हम लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों नंबर 1 टी नॉट कॉस थीटा बैलेंसेस एम जी, देयरफॉर टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। इसको इक्वेशन नंबर बताएंगे 1। अब आ जाते हैं बच्चों सेकंड पोजीशन पे, फिर आ जाएंगे डायग्राम पे। अब इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम पे देखो बच्चों, इस टी साइन थीटा किधर की जानिब है? मरकज़ के जानिब है। मरकज़ यानी सेंटर के तरफ है। सेंटर की तरफ गया तो कौन सा फोर्स इस पे लगेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसको हम बोलेंगे मरकज़ क़ुव्वत। तो मरकज़ क़ुव्वत का फार्मूला आपको पता है क्या है? mv²/r। तो उसी को हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे नेसेसरी सेंट्रीपिटल force will be provided by T नॉट साइन थीटा। अब बताओ बच्चों, ये जो सेंटर की तरफ जा रहा, वो सेंटर की तरफ जाने वाला फोर्स कौन सा है? देखो, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी प्रोवाइडेड बाय टी नॉट साइन थीटा। तो सेंटर की तरफ जा रहा है तो कौन सा फोर्स लग रहा है इस पे लग रहा है बच्चों टी नॉट साइन थीटा इक्वल टू mv²/r। लेकिन हमको पता है बच्चों जहाँ पे v क्या है? r ओमेगा है, लेकिन यहाँ v² मिल रहा है। इसका मतलब v² इक्वल टू r² ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर हम ले लेंगे टी नॉट साइन थीटा इक्वल टू, ये m की जगह पे m रहेगा, v² की जगह पे r² ओमेगा स्क्वायर लग जाएगा। r² ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये r। अब बच्चों इसको देखो, इसमें से ये एक r कैंसिल, ये पूरा r कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा हमारे पास बच जाएगा टी नॉट साइन थीटा इक्वल टू m। इसमें से एक r कैंसिल होगा तो एक r बच गया ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, mr ओमेगा स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं। ठीक है, चलिए इसको कॉपी कीजिए जल्दी से। तो बच्चों यहाँ पर देखो टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, इक्वेशन नंबर 1 मिल गई। और यहाँ पे हमें मिली टी नॉट साइन थीटा mr ओमेगा स्क्वायर, जो कि इक्वेशन नंबर हमको क्या मिला? 2 मिला। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें इस इक्वेशंस को हम डिवाइड कर रहे हैं। बहुत सुकून से आपको समझा रहा हूँ, बहुत इजी टॉपिक है, थोड़ा इंटरेस्ट लो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो 2 से फर्स्ट को हम डिवाइड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं बच्चों? क्योंकि 2 से हमको सेकंड में ओमेगा मिल रहा है और हमको ओमेगा की वैल्यू निकालना है, इसलिए हम 2 से फर्स्ट को डिवाइड करते हैं। तो सेकंड इक्वेशन जल्दी से देखिए। सेकंड इक्वेशन का राइट साइड क्या है पहले देखो। तो सेकंड इक्वेशन का राइट साइड है बच्चों mr ओमेगा स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन का राइट साइड क्या लिखा था? mg इक्वल टू, फिर सेकंड इक्वेशन का लेफ्ट साइड क्या था? सेकंड इक्वेशन का लेफ्ट साइड था बच्चों टी नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाय, फर्स्ट इक्वेशन का राइट साइड क्या था बच्चे? टी नॉट कॉस थीटा था। ठीक है, अब बताओ, आप खुद देखो इसके अंदर क्या क्या कैंसिल होंगे। ये m और m कैंसिल, टी नॉट कैंसिल। तो क्या बच गया बच्चों? देयरफॉर r, ये r ओमेगा स्क्वायर अपॉन g इक्वल टू, यहाँ क्या बच गया? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। समझ में आएगा? अब मुझे ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, तो मैं सबसे पहले इस g को इधर ले जाऊंगा। डिवाइड में है तो यहाँ ऊपर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर r ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू g साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ये r मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो इधर आके इसके डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा बच्चों? ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू g साइन थीटा अपॉन r कॉस थीटा। अब क्योंकि हमको सिर्फ ओमेगा निकालना है तो सबको क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करेंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चों? ओमेगा इक्वल टू
यहाँ पर हो जाएगा जी साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा। ठीक है, अब आ जाएंगे बच्चों डायग्राम पे। डायग्राम देखिए, इस डायग्राम पे गौर करो, ये जो एंगल है, ये एंगल, ये कौन सा मिला हमको? थीटा। अब थीटा के अपोजिट क्या है? तो आप बोलेंगे बच्चों ये आर है। और इस एंगल को अगर गौर से देखें, फिर से बना लेता हूँ आपके लिए, ज़रा देखो इसको। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हुआ तो हुआ, लेकिन समझ में आया तो बस है आपको। जैसे ये रिजिड बॉडी है, रिजिड सपोर्ट दिया हुआ है, इसके ऊपर एक मास लगा है और दूसरा हमने इसको पुश किया। यहाँ मुझे मिल रहा है एंगल, यहाँ पर क्या मिल रहा आर, और यहाँ पे क्या मिल रहा एल। अब यहाँ पर इसको देखें तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ क्या बच्चों, साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखो बच्चों, यहाँ पे फ्रॉम डायग्राम, इस डायग्राम पे गौर करो। यहाँ पर बच्चों साइन थीटा इक्वल टू, बताओ थीटा का अपोजिट क्या है? आर, तो ये लिख दिया मैं आर अपॉन, इसका हाइपोटेनियस कौन सा है बच्चों? ये एल। ठीक है, इससे मैं साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर लिया। साइन थीटा की वैल्यू क्यों फाइंड कर रहा हूँ? ताकि मैं ये वैल्यू को यहाँ रख सकूँ। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा फ्रॉम द अबव इक्वेशन क्या होगा बच्चों, ओमेगा इक्वल टू, इस फार्मूले में रख रहे हैं ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट जी, साइन थीटा की जगह क्या लिख रहे, आर बाय एल अपॉन आर कॉस थीटा। इसके अंदर ये आर और ये आर फिर से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा बच्चों, ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट जी अपॉन, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल कॉस थीटा। ठीक है, लेकिन बच्चों हमको पता है, बट ओमेगा इक्वल टू, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था ओमेगा की वैल्यू क्या थी, ओमेगा का फार्मूला क्या है बच्चों, 2, ये देखिए 2 पाई बाय टी। तो यहाँ पर हम ओमेगा की वैल्यू फिर से पुट करेंगे, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। ठीक है, चलिए देखिए, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाय टी। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, इस ओमेगा की जगह पर ये 2 पाई बाय टी रखेंगे। तो इस ओमेगा की जगह पे 2 पाई बाय टी रखने पर यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई, इस ओमेगा की जगह 2 पाई बाय टी रख रहे हैं, टी इक्वल टू, फिर से वही स्क्वायर रूट पूरा लिख दे रहे हैं, जी अपॉन एल कॉस थीटा लिख दिए। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों याद रखना, ये इसको ऊपर ले जाते हैं, इसको नीचे लाते हैं, तो यहाँ पर भी ये न्यूमरेटर में जाएगा और ये डिनोमिनेटर में आएगा। तो देयरफॉर टी अपॉन 2 पाई इक्वल टू, हमारे पास हो जाएगा बच्चों ये एल कॉस थीटा ऊपर आएगा, नीचे डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, जी। अब बच्चों इस 2 पाई को इधर ले जाते हैं, 2 पाई को इधर ले गए तो टाइम पीरियड मिल जाएगा। देयरफॉर टी इक्वल टू 2 पाई, स्क्वायर रूट में क्या लेंगे हम, एल कॉस थीटा अपॉन जी। तो ये जो मुझे मिली वैल्यू, ये क्या मिला बच्चों, इसका कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम, ये हमने निकाल लिया। अब बच्चों इसके बाद हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे और ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो इसके बाद मैं आपको स्क्रीनशॉट के लिए जगह भी दूंगा, आप जब तक के लिए इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों अब हम निकालने जा रहे हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हम किसे लिखते हैं बच्चों, एन से। हमारे पास क्या फार्मूला था, एन इक्वल टू 1 अपॉन टी। अब बच्चों टी का तो फार्मूला अभी हमने टाइम पीरियड निकाला, तो एन इक्वल टू, फार्मूला क्या है बच्चों, यहाँ पर हम ले लेंगे 1 अपॉन, अब टाइम पीरियड का जितना भी फार्मूला हमने निकाला वो पूरा हमको लिखना है। तो क्या क्या लिखना है, हमने निकाला बच्चों 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी। ठीक है,
अब इसका मतलब हम इसका फार्मूला आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे बच्चों? ये 1/2 पाई को अलग कर देंगे, 1/2 पाई ये हमने निकाल दिया, अंडर रूट, ठीक है। क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर? ये इसको ऊपर लाने से ये जो जी है ये ऊपर आ जाएगा अपॉन L cos थीटा। ये फार्मूला हमको क्या मिला? फ्रीक्वेंसी का मिलता है। समझ में ये बात? तो बच्चों याद रखना, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला 1/t, 1/t बोल तो 1/2 पाई। ये फार्मूला हमने प्रूफ किया था अभी, L cos थीटा अपॉन जी। इसके बाद n इक्वल टू हमने क्या किया बच्चों? 1/2 पे अलग कर दिया और इसको ऊपर की जानिब लेकर आ रहे, ऊपर की जानिब, डिवाइड से ऊपर। तो इसका मतलब ये न्यूमरेटर में आएगा और ये डिनोमिनेटर में आएगा। तो ये हमको क्या मिला? फ्रीक्वेंसी का फार्मूला मिला। दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोनिकल पेंडुलम, ठीक है बच्चों। ये दो फार्मूले याद रखना, एग्जाम में आया तो इसको अच्छे से लिखना। थ्योरी भी दे दिया मैंने आपको, तमाम चीज़ें दिया, ठीक है। अब बच्चों याद रखना कि ये जो मैं लेक्चर्स यहाँ पे दे रहा हूँ, अगर ये आपको ये इस तरह का पहली बार आपको 12 में ये समझा रहा हूँ कि भाई इस तरह से भी समझाया जा सकता, अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो हम यहाँ पे कंटिन्यू इसी तरह से करेंगे, इससे हमारा कोर्स फास्ट होगा, ठीक है। आपको अगर ये समझ में आया तो अच्छी बात है, अगर ये वीडियो समझ में आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अब तक अगर नहीं किया तो, ठीक है। और जो भी आपको बोलना है आप मेरे पर्सनल फ़ोन पे बोल सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं बच्चा यहाँ पर आपको इसके स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब आ जाएंगे राइट साइड। लेते रहिए जल्दी से, और सिलेबस का टेंशन ख़त्म ही मत लें। हम इंशाल्लाह पूरी की पूरी कोशिश करेंगे कि आपका कोर्स जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, ठीक है। और वो आपने वो फ्रीक्वेंसी का तो ले लिया है। तो बच्चों इस तरह से ये कोनिकल पेंडुलम ख़त्म होता है। इसके बाद वर्टिकल सर्कुलर मोशन, उमूदी दायरवी हरकत होगा। इसकी अच्छी प्रैक्टिस कीजिए, इंशाल्लाह उसको जल्दी से जल्द आपको अपलोड करके वीडियो भेजूँगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।